नमस्कार, तिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का टीटी यूट्यूब चैनल के एक नए और रोचक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक हैं प्रेम साय टेकाम जी और वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन में शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री के बहुत करीब कहे जाने वाले, बहुत करीबी माने जाने वाले कुमार सिंह देव जी हैं और आज हम इन्हीं से चर्चा करेंगे। और मैं बता दूं कि इनसे हम मुख्य तौर पर जो छत्तीसगढ़ सरकार के 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 2.5 साल में क्या उपलब्धियां रही हैं, इसी पर हम कुमार सिंह देव जी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनके तरफ से सरकार का ये पक्ष रखेंगे। चूँकि कांग्रेस के दिग्गज लीडर हैं प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में, इनकी ही एक तूती चलती है क्योंकि करीबी माने जाने की वजह से न केवल प्रशासनिक कार्यों में भी इनका अहम योगदान होता है बल्कि जनता की समस्याओं को भी बहुत आसानी से सुलझाते हैं और दूर करते हैं। ऐसे में जो इनकी छवि है वो बाकमाल है। तो चर्चा आज सरकार की तरफ से भी ये भी रखेंगे। तो आइए 2.5 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कुमार सिंह देव जी, आपका डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि जो आपकी उपलब्धि है, कौन कौन से कार्यों को आप अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, गवर्नमेंट की बड़ी उपलब्धि मानते हैं, सरकार की बड़ी उपलब्धि मानते हैं? देखिए, सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर लाखों किसानों को कर्जा माफ़ किया गया, जो सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है, जो हमारे घोषणा पत्र में भी था। उसके अलावा सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे गोधन न्याय योजना, नरवा गुड़वा बारी। ये सब योजना इतनी महत्वपूर्ण है और सीधे किसानों और गांव वालों से जुड़ी हुई हैं। आज गांव में जाइएगा आपको रोड में, सड़कों पर कहीं गोबर नहीं मिलेगा, क्योंकि गांव के बच्चे जो और अन्य लोग हैं, सभी लोग उस काम में लगे हुए हैं। गोबर को उठाकर इकट्ठा करके ले जाकर गौठान में बेचते हैं। उससे न सिर्फ उनका आय भी बढ़ा है बल्कि काम भी मिला है। तो इससे आप कह सकते हैं कि बेरोजगारी भी कुछ हद तक दूर हुआ है गांव साइड में। अभी आपने कहा कि जो कर्ज माफ़ी की बातें हो रही हैं और बहुत सही भी है, उस वक्त ऐलान हुआ था लेकिन कई विवादों में रहा। आपको याद होगा जब ऐलान किया गया तो उसमें एक क्राइटेरिया बना दिया गया था कि सिर्फ किसानों के या सहकारिता बैंक से लिए हुए कर्जे ही माफ़ होंगे, इस तरह की बातें थी। फिर इंस्टॉलमेंट में कर्जा पूरी तरह से माफ़ करने की जो बात, क्योंकि जब आप घोषणा किए थे 36 बिंदु पे आपका घोषणा था, तो उसमें आप लोगों ने ये जिक्र नहीं किया था कि हम इंस्टॉलमेंट में करेंगे, ऐसा कुछ आपने बंधन वाली बात तो रखी नहीं थी। देखिए, बिल्कुल उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। सरकार की स्पष्ट घोषणा थी कि हम किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे। 30 नवंबर 2018 तक के जितने कर्जे थे वो सभी माफ़ करने की बात हुई थी। उसमें क्या है कि जो राज्य सरकार की अधीनस्थ बैंकें हैं उनमें जल्दी हो गया, और जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, क्योंकि आरबीआई के थ्रू वो सब प्रक्रिया होता है, इसलिए समय लगा, लेकिन कर्जा सभी का माफ़ हुआ। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात ये भी तो है कि आप लोगों ने एक क्राइटेरिया में ये भी शामिल था, जैसे अभी आपने कहा कि 2018 से लिए 1 साल या 2 साल के लिए हुए कर्जे, 1 साल का आपने जिक्र नहीं, ये नहीं समझे आप मेरी बात। 30 दिसंबर 2018 तक के जितने भी कर्जे हैं पुराने, सभी माफ़ किए जाएंगे। वो डेडलाइन था। 2018 के बाद जो नए सत्र में कर्ज लेंगे वो उसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन अफवाहें तो यही उठी थी कि 1 साल, ये सब विपक्षियों द्वारा अफवाहें उड़ाई गई हैं। लेकिन 30 नवंबर 2018 तक के जितने भी प्रकरण थे किसानों के, वो सारे माफ़ किए गए हैं। खुद मेरा भी माफ़ हुआ है। आपने कहा आपके माफ़ हुआ है, आपने तो कहा था कि 100% हम कर्ज माफ़ी कर देंगे, ये आपके घोषणा पत्र में था और इसकी कहीं ना कहीं आपने शुरुआत भी करी, लेकिन 100% कर्जा माफ़ी अभी भी नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल हो गया। हम लोग के क्षेत्र में तो मैं पूछ के कोई प्रकरण बचा भी था, कुछ प्रकरण जो डिफाल्टर थे उनका कुछ बचा था, लेकिन उनको भी सरकार ने 50% जो बैंक से कॉम्प्रोमाइज़ होता है उसमें जमा करके वो केसेस भी लगभग हमारे क्षेत्र में ख़त्म हो गए। तो वाड्रफनगर एरिया में मैंने जानकारी लिया है, वहाँ तो बहुत ऐसे किसानों के पास अभी भी बैंक के लोग जाते हैं, बैंक के स्टाफ जाते हैं कि आपका इतना बचा हुआ है। देखिए, उसमें क्या है, कुछ लोगों ने ट्रैक्टर खरीदा है, वो किसान लोन में नहीं आता है। कुछ कम्युनिकेशन की कमी है, कुछ समझा नहीं पाए सरकार के नुमाइंदे। मतलब जो सिर्फ कृषि जो लोन है वो माफ हुआ है। तो कृषि लोन वालों पे पहुंचा जा रहा है ना? नहीं, तो ऐसे में फिर गवर्नमेंट कृषि लोन नहीं लिया, उन्होंने अन्य लोन लिया है, जैसे ट्यूबवेल के लिया है, वो कृषि लोन नहीं कहलाएगा। तो कई ऐसे प्रकरण हैं बैंकों में जो कृषि लोन के दायरे में नहीं आते हैं, ऐसे प्रकरण ही बचे हैं। अगर बाय द वे क्षेत्र, चूँकि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की ही बात करेंगे, आप यहाँ पर हैं और अपनी भूमिका अदा करते हैं। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में
किसी भी गांव का वो किसान हो जो कृषि ऋण लिया था और उसका अभी तक 100% अगर कर्ज माफ़ी नहीं है, तो क्या उसके लिए अभी भी अप्लाई किया जा सकता है और उसके लिए बैंक में ये बोला जा सकता है और उसका अभी भी वो बैंक की गलती होगी। अगर ऐसा कोई प्रकरण मिलता भी है, हाँ, तो सरकार की तरफ से कोई गलती नहीं, बैंक की गलती होगी। आप यहाँ पर इस चैनल के जरिए ये ऐलान कर रहे हैं कि अभी तक छत्तीसगढ़ शासन ने कृषि ऋण पूरी तरह से माफ कर दिया है। बिल्कुल, सरकार की तरफ से पूरा पैसा आरबीआई को, राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए आरबीआई के पास जमा किया गया है, और जो हमारे छत्तीसगढ़ के सहकारिता विभाग के जो बैंक हैं या ग्रामीण बैंक थे, उनके लिए राज्य शासन ने पहले पैसा जमा कर दिया। अगर इस तरह के कोई मामले आते हैं तो आप इसका उचित कार्यवाही करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उचित कार्रवाई करवाएंगे। संबंधित बैंक से पूछा जाएगा कि आपने इतना लंबित क्यों है, प्रकरण लंबित क्यों है आपके बैंक में। तो दोस्तों, एक यूनिक और बहुत ही अच्छी जानकारी मिला कुमार जी से। इन्होंने बताया कि अब पूरी तरह से छत्तीसगढ़ शासन ने 100% कृषि ऋण को माफ़ कर दिया है। आगे बात करते हैं कुमार जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी जिक्र किया गोधन योजना का, जो गोबर की खरीदी सरकार करती है और उसके एवज में पैसा देती है किसानों को। सक्सेस नहीं कहा जा रहा है, सफल पूर्वक इसका क्रियान्वयन नहीं है, और जिस तरीके से होना चाहिए, जो उम्मीद और अपेक्षा के साथ गवर्नमेंट इस योजना को लाई थी, कहीं ना कहीं इस योजना पर भी आपके विपक्ष यानी कि बीजेपी का एलिगेशन के तरफ से एलिगेशन आप पर लगते रहते हैं, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, ये योजना तो बहुत अच्छी योजना है। अब समस्या कहाँ पे आता है, कहीं कहीं महिलाएं समूह बना के काम नहीं करना चाहती। अच्छा, अब उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, सिखाया समझाया जा रहा है। जो गौठान में काम चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ सोनगरा गौठान है, खड़गवां गौठान है, उनमें एक समूह ने कम से कम 7 से 10 लाख का बिजनेस किया है अभी तक, और उस पैसे उनको पूंजी बन के सरकार के पैसे लौटाने के बाद उनके पास 7 से 8 लाख रुपए समूहों के पास पड़ा हुआ है। तो वो ऐसे जगह पे हम दूसरे समूह के लोगों को ले जा रहे हैं, उनसे सिखा रहे हैं, उनको मार्गदर्शन दिलवा रहे हैं, क्योंकि जब तक आम आदमी तैयार नहीं होगा खुद जिसको कमाना है, तब आप शासन की योजनाओं को थोप नहीं सकते। सही है, इस बात को मानना होगा। तो क्या लगता है, प्रत्येक गांव में एक ऐसा व्यवस्था बनाया गया है, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे खरीदा जाएगा या क्या है इसका? नहीं, देखिए, ये तो प्रत्येक गांव में गौठान बनना है, ये तो है, लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं। उसमें क्या दिक्कत आ रही है, कहीं सरकारी ज़मीन नहीं है, कहीं उतनी जमीन चारगाह के लिए ज़मीन नहीं है, तो सब गाँव में संभव भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जगह की कमी है। तो जिन गाँव में जगह है वहाँ पर्याप्त रूप से सब कुछ गोबर भी खरीदा जा रहा है, वर्मी कंपोस्ट खाद भी बनाया जा रहा है। अभी हमारे क्षेत्रीय विधायक और मंत्री जी की तरफ से सभी गौठानों को लगभग 1-1 लाख रुपए हम लोग दिलवाए हैं, जिसमें बटेर पालन, मुर्गी पालन, ये सब के लिए अतिरिक्त कमाई का जरिया एक बन सके। तो समूह के माध्यम से हम लोग कई विषयों को उसमें जोड़ देना चाहते हैं। लेकिन जब अभी आप गौठान की बात कर रहे हैं और गौठान में बड़ा बजट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट दे रही है पंचायत स्तर में, और उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, उसके भीतर बहुत सारी योजनाएं हैं, न केवल गोधन की बातें हैं, चारा की बातें हैं, जो मवेशियों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन कहीं पे सफल दिखता हुआ नहीं आ रहा है ना कुमार जी। इसमें कहीं पर आप एक भी कोई ऐसा जगह बताएं जहां पर लग रहा हो कि सही रूप से जिस मंशा अनुरूप गवर्नमेंट ने ये योजना चालू किया था, उसी मंशा अनुरूप वहां पर चल रहा हो, क्रियान्वयन हो रहा हो, वो सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं हो, ऐसा कोई जगह बता पाएंगे आप? है ना, हमारे क्षेत्र में है, करीब 4-5 आदर्श गौठान है। मैं बताया आपको, खड़गवां में है, एक सोनगरा में है, एक आपका बंसीपुर में है, एक सतीपारा में है। ऐसे कई गौठान है जहाँ पर महिला बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मतलब आप खबर करिए और पूरा समूह के समूह इकट्ठा हो जाता है तत्काल। अच्छा, और वो पूरे अपने प्रोडक्ट को लेके पहुँचते हैं। कहीं मशरूम उत्पादन कर रहे हैं, बटेर पालन का भी शुरू हुआ है, चूजा वगैरह सब दे दिया गया है। अभी मुर्गी पालन का चल रहा है, बकरी पालन के लिए भी एक समूह खड़गवां में 27 बकरी खरीदे हैं वो लोग। हर जगह रफ्तार से काम चल रहा है, लेकिन इंटरेस्ट बताया मैं, समूह इंटरेस्ट लेगा उतनी काम स्पीड से बढ़ेगा। अगर ये भी तो आपसे सवाल किया जा सकता है ना कि महज 4-5 आदर्श गौठान से क्या विकास होगा, क्या बेरोजगारी दूर होगा? क्योंकि उसमें रोजगार के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। आदर्श इसलिए बनाया गया है कि वो एक दिखाने के लिए बाकी समूह के लोगों को, महिलाओं को एक जागरूक करने का प्रयास है कि ये आदर्श गौठान बनाए गए हैं, यहाँ आप जाइए, देखिए कि वहाँ की महिलाएं, वहाँ के समूह कैसे काम कर रहे हैं। उन्हें देख कर इंस्पायरेशन मिलेगा उनको, फिर वो आगे बढ़ने के लिए अपना प्रयास खुद करेंगे। शासन पूरा मदद कर रही है, लेकिन इंटरेस्ट भी जगाना हमारा प्राथमिकता है। ये दायित्व तो आप जैसे क्षेत्रीय नेताओं की भी तो बनती है ना, बिल्कुल हम लोग करते हैं। आप लोग ऐसी भूमिका अदा करते हैं, जागरूक करने का काम करते हैं। बिल्कुल, महिलाओं की ट्रेनिंग में हम लोग जाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिकों को भी बुला के उनको बाकी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दिए हैं। खुद मंत्री जी हमारे कई बार गौठानों में जा चुके हैं। और गौठान से रिलेटेड अभी आपको मौका मिल रहा है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो
इसका समुचित रूप से लाभ नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही समूह के माध्यम से गौठानों में काम कर रहे हैं, चाहे पुरुष समूह हो चाहे महिला समूह हो, उनको यही कहना चाहूँगा कि ये शासन की बहुत अच्छी योजना है। इससे अगर आप साल भर बढ़िया से जुड़ जाएँ तो कम से एक गौठान से एक समूह को 10 लाख से ऊपर का इनकम आराम से होगा। और ऐसी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं सरकार की जो आप बताना चाहेंगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? इससे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जो धान खरीदी हम कर रहे हैं 2500 रुपये क्विंटल और 4 किस्म उसका बोनस मिल रहा है, तो वो एक बहुत राहत वाली चीज़ है किसानों के लिए। आज आप देखिए कि गन्ना का रकबा हमारा कम हो गया है और धान का रकबा बढ़ रहा है। सही है। वो भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि सब फसल हमको चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने फिर उसके लिए एक अलग योजना निकाला कि जो फलदार वृक्ष लगाएंगे उनको हम 10,000 रुपये प्रति एकड़ अलग साल में अलग देंगे, जिससे धान का रकबा कम हो। क्योंकि हमको सारी फसलें चाहिए, जैसे तिलहन, लोकल में कोदो कुटकी, ये सब के लिए प्रोत्साहित 10,000। तो ऐसे कोदो कुटकी दलहन की खेती में भी आप न्याय योजना के तहत उनको भी सहयोग राशि मिलेगा? हाँ बिल्कुल, कोदो कुटकी जो वैरायटी विलुप्त हो चुकी हैं, ऐसे खेती पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ उनको अनुदान मिलेगा। सारे के सारे फसलों पे अब कहीं ना कहीं न्याय योजना सारे फसलों पर आ जाएंगे। लगभग सारे फसलें आ गए हैं। उन्हें गन्ना भी है, गन्ना भी मिलता है, आपका धान में तो मिल ही रहा है, आपके जो अन्य फसलें गेहूँ वगैरह उसमें सब में अब सरकार सा। और सबसे बड़ी बात, अब आपके जो खेतों में आप फलदार वृक्ष लगाते थे, उनमें लगाने के लिए आपको 10,000 रुपये सरकार आपको अतिरिक्त बोनस देगी अगर आप वो लगाएंगे। अच्छा। और उसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पहले आपको परमिशन के लिए भागना पड़ता था, लेकिन अगर आपने अपने फलदार वृक्ष लगाए हैं उनमें आपको किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जब चाहें उसे काट सकते हैं। वाह। अभी आपने किसान न्याय योजना की बात करी और आपने कहा कि 4 किस्तों में 25 रुपये के दर से 2,500 के दर से 25 रुपये नहीं, 25 रुपये टोटल मिलता है। हाँ, टोटल मिलता है। 17,000-18,000 रुपये जो मिलता है, उसके अलावा जो बोनस है उसकी राशि 4 किस्तों में दी जाती है। चलिए मैं उसी पर बात करता हूँ। दरअसल शुरू में तो यही हुआ था कि आप पर इस पर भी सवाल खड़े किए गए थे कि आपने 25 रुपये तो बोला था, पर 25 रुपये एक मुश्त नहीं दिया, एक बार आपने अकाउंट में नहीं डाला 25 के दर से, जबकि घोषणा पत्र में ऐसा नहीं किया गया था। मान लेते हैं, चलिए इंस्टॉलमेंट में ही सही, पर आप दे रहे हैं 25 रुपये के दर से किसानों को धान का जो समर्थन मूल्य मान सकते हैं बोनस के तौर पर टोटली मिल रहा है। लेकिन सर ये बताइए कि क्या 25 रुपये केजी देने से किसानों की समस्या दूर हो रही है? नहीं हो रही है। मैं आगे बता रहा हूं कि क्यों नहीं हो रही है। वजह यह है कि आप एक तरफ 25 रुपये किलो के दर से धान की खरीदी तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा समर्थन मूल्य या खरीदी रेट की बात नहीं है सर, लागत मूल्यों पर भी आपको फोकस करना होगा। लागत मूल्य के बारे में आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। किसानों को बीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, खाद के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और अभी के तत्कालीन खबर भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि यूरिया के लिए बहुत किसानों में मारामारी चल रहा था, उपलब्ध नहीं थे। तो ऐसे में जो बाहर मार्केट में जो खरीदी करना पड़ रहा है किसानों को, भारी कीमत अदा करना पड़ रहा है, तो लागत मूल्यों के आधार पर देखा जाए सर, तो क्या किसानों की आय में वृद्धि हो रही है? क्या कहना है आपका? निश्चित ही गंभीर विषय है, लेकिन जो पहले 13 रुपये दर से किसान की धान खरीदी जाती थी, अब 25 रुपये, तो बहुत राहत उनको मिला है। लेकिन मैं भी उसको बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ। अभी किसानों को और सुविधा देने की ज़रूरत है। और रही खाद की समस्या केंद्र सरकार से रैक ही कम आए और कई बार चिट्ठी पत्र व्यवहार किया गया शासन द्वारा, समस्या को बताया गया, लेकिन केंद्र के कोटे से खाद कम उपलब्ध हुआ और वो सीधे राज्य के खाते में नहीं होता है, इसलिए उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाए। जितना खाद आया उसे बराबर बांट दिया गया। सर, तो इसकी पहल, चूँकि जो आम किसान है वो आपकी केंद्र और राज्य की लड़ाई के चक्कर में किसान पीछे जा रहे हैं ना सर? बिल्कुल सच्चाई है। उनको तो दिक्कत हो रहा है ना। वो तो चूँकि आपको बैठाए हैं सरकार में, जिस प्रदेश में, जिस राज्य में वो रहते हैं, और वहाँ आपको दिया गया है, जिम्मेदारी सौंपा गया है कि आप प्रदेश को चलाइए, और वहाँ केंद्र और राज्य की आप लोगों की लड़ाई के चक्कर में वो पीछे जा रहे हैं। नहीं, इसमें किसानों को बहुत समस्या हुई और हम लोगों ने भी कई जगह जो जितने हमारी पहुँच थी, हम लोगों ने संपर्क करके खाद की व्यवस्था कराई है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं कमी था खाद का। मेरा सीधा सा आपसे ये कहना है सर कि क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते, चूँकि केंद्र कैबिनेट में बैठे चाहे मंत्री हों चाहे वहाँ के विधायक हों, इन तक आप लोग कितनी समस्याओं को उन तक पहुँचा पाते हैं, कितना आवाज़ को बुलंद कर पाते हैं? क्या गवर्नमेंट इस पर विचार मंथन करेगी भविष्य में? उम्मीद किया जाए, चूँकि 2.5 साल अभी कहीं ना कहीं बाकी है, इसमें अपेक्षा कर सकती है क्षेत्र की जनता?
नहीं, देखिए ये समस्या तो जहाँ भी आती हैं तो ऊपर पहुँचाया ही जाता है। कुछ हम लोगों के स्तर की होती हैं, हम लोग अपने से प्रयास करते हैं समस्या का हल कराया जाए। कुछ प्रशासन कलेक्टर के माध्यम से हो जाती हैं, और जो बड़ी समस्या होती हैं जो राज्य स्तर की होती हैं उन्हें हम मंत्री जी के माध्यम से, अपने विधायक के माध्यम से पहुँचाते हैं, और शासन द्वारा उन्हें दूर करने की कोशिश किया भी जाता है। अब आगे की क्या कौन सी उपलब्धि के बारे में आप बताना चाहेंगे जो वास्तव में जनहित के लिए है छत्तीसगढ़ प्रदेश? जैसे अभी एक नया योजना राजीव गांधी ग्रामीण के भूमिहीन मजदूर योजना जी जो लागू हुआ है, वो उसका अंतिम तिथि 30 नवंबर फॉर्म भरने का है। उसमें बहुत सारे लोग जो किसान नहीं थे, वैसे बात आ रही थी कि सिर्फ किसानों के लिए सरकार सोच रही है, अन्य लोगों के नहीं सोच रही है। इसको दूर करने के लिए जिनके पास ज़मीन नहीं, कृषि ज़मीन नहीं है, उनके लिए 6000 रुपये देने का व्यवस्था बनाया गया है, और ये योजना भी बहुत लोगों को बहुत जल्दी राहत प्रदान करेगी, जैसा मेरा सोचना है। कृषि मजदूर ग्रामीण जो योजना है, कृषि भूमिहीन कृषि मजदूर जो हैं उनके लिए ये योजना आप लेकर के आ रहे हैं, क्या क्राइटेरिया होगा सर? क्योंकि चूँकि होता ये है कि ग्रामीण अंचल में उन लोगों को सही जानकारी नहीं होता, और जो विभागीय तरफ से जो सर्वे होता है, जांच होता है, क्योंकि जब तक आप कंफर्म नहीं होंगे, जांच के पश्चात ही कहीं ना कहीं योजना का लाभ मिलेगा। क्या क्राइटेरिया बनाया गया है? उसमें एक क्राइटेरिया ये है कि आप अपने परिवार में किसी के पास जमीन नहीं होना चाहिए। अच्छा। आवासीय भूमि छोड़ के, आवासीय भूमि है आपका, आप पात्र हैं। अच्छा। आवासीय भूमि नहीं है आपके पास, हाँ। सॉरी, कृषि भूमि नहीं है, हाँ। तब आप उसके पात्र होंगे। अच्छा। और उस परिवार में माता पिता, पुत्र या बेटा बेटी। तो 100% जो छत्तीसगढ़ की जनता है जो भूमिहीन है, तो उनको इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। ये एक ज़बरदस्त योजना है, सरकार की उपलब्धि में गिना जा रहा है। लेकिन सर मैं थोड़ा सा ये भी चर्चा, 3-4-5 ऐसे आपने नाम लिया जो उपलब्धियों की श्रेणी में रख रहे हैं, बड़ी उपलब्धि के तौर पर आप देखते हैं, और ये तो खैर जो फील्ड में धरातल में दिखेगा वो जनता भी समझ जाएगी। मैं आपसे आगे ये पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार इन्हीं चीज़ों में उलझ करके रह गई है? ना कोई निर्माण कार्य, ना रोड का निर्माण, ये बहुत सारे जो निर्माण कार्य हैं, जो डेवलपमेंट के, ये भी एक हिस्से हैं जिसमें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सरकार पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। जो पिछले बीजेपी की गवर्नमेंट में जहाँ पे सड़कें बन रही थी, बिल्डिंग बन रहे थे, ऐसे बहुत कम सुनने को मिलता है आपकी सरकार में। तो क्या सिमट करके रह गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीच में कोरोना की वजह से कुछ रफ्तार कम हुआ था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा हम प्रतापपुर क्षेत्र में ही, प्रतापपुर से राजपुर रोड 112 करोड़ का स्वीकृत हुआ है, उसका काम जल्दी चालू होने वाला, टेंडर लग गया है। घाट कटिंग का 65 करोड़ का काम हुआ है, उसका टेंडर लग गया है। बहुत सारे रोड हैं जो जिनका काम चालू हो गया है। हमारे प्रतापपुर क्षेत्र में कम से कम आहता निर्माण स्कूलों में 7 से 8 करोड़ का हुआ है, ये कोरोना काल में भी। ये आप नहीं कह सकते कि निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं, मतलब निर्माण कार्य हो रहे हैं, लेकिन उस तरह से दिख नहीं रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से रफ्तार कुछ तो कामों में कम हुई है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की बातें हैं, आप तो बड़े बड़े मुख्य मार्ग की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल में घुसने के लिए भी जो रास्ते हैं उसका भी तो दुरुस्त होना, ठीक होना जरूरी है सर। नहीं, उसमें जैसे मेरी जानकारी में मैंने जो पता किया है, उसमें कुछ गांव के लोगों का ये कहना है, पंचायत प्रतिनिधियों का कहना ये है कि सरकार फंड को कहीं ना कहीं पूरी तरह से नहीं दे रही है, इस तरह की फंड नहीं आ रही है जिसकी वजह से हम ग्रामीण अंचल की रोड का निर्माण कर सकें। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना केंद्र सरकार की योजना थी, उसे 3 साल से इन्होंने बंद कर दिया है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का विस्तार नहीं हो पा रहा है। जो पुरानी सड़कें थीं उनका लास्ट मरम्मत जो उनका टेंडर में था वो हो चुका है, तब ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना टोटल बंद हो गया है। अब मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना से हम लोग उसे जोड़ने के लिए प्रस्ताव मांग रहे हैं, क्योंकि केंद्र की योजना बंद हो चुकी है। तो मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना से उन मार्गों को अभी लिया जा रहा है जो इससे छूटे हुए हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना से। अच्छा, क्योंकि लगातार घेरती रहती है बीजेपी पार्टी आपको कि भाई आप जिस तरह से विकास के रफ्तार थे बीजेपी गवर्नमेंट में 15 सालों में, उसके तुलना में कांग्रेस नहीं कर रही है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी अनगिनत चीज़ों के बारे में वो बोलते हैं। तो अब मेरा ये कहना है सर कि आप क्षेत्र की जनता को क्या भरोसा देंगे आने वाले, या क्षेत्र प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को, चूँकि आप यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते, क्या भरोसा देंगे आने वाले 2.5 साल बाकी है चुनाव से पहले, क्या क्या अधूरे कार्य पूरे किए जाएंगे जिसको और 2.5 साल बाद जब मैं आपसे इंटरव्यू करूं, आपसे पूछूं, तो आप बता सकें कि हाँ ये और बड़ी उपलब्धि है? क्या मंशा है, क्या क्षेत्र में और चाहते हैं आप? नहीं, देखिए, हमारे क्षेत्र में जो मांगे थी माननीय मंत्री जी के सामने चुनाव के समय जो मांगे हुई थी, लगभग हम लोग 100% सभी मांगों को पूरा कर चुके हैं। अच्छा, अभी की स्थिति में बल्कि हम लोगों को तो
कई जगह हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं कुछ काम चुनाव के लिए छोड़ दीजिए, तो हम लोग अच्छा। बोले भाई काम पहले जब जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, चुनाव तक इंतजार क्यों करें। तो आप क्षेत्र में कहीं घूम लेंगे जो बड़ी हैरानगी की बात है कि कुमार जी का कहना यह है कि क्षेत्र की जनता के लिए पूरा पर्याप्त काम हो गया है। देखिए आप बोल रहे हैं, अगर लोग सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास आएंगे कि निर्माण के काम देखिए, जो निर्माण के काम जो मांगा गया था तो चुनाव में वो लगभग हम लोग सब पूरा कर चुके हैं। चलिए अब तो ये सवाल फिर जायज बन जाता है आपसे पूछना कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि क्षेत्र की जनता का जो निर्माण कार्यों के लिए मांग थी, जनता की मांग थी, वो आपने 2.5 साल के अंदर ही पूरे कर दिए। सर फिर आगे के 2.5 साल के क्या सपने हैं, क्या बैठ जाएंगे या कुछ अलग सोच है? छोटे छोटे काम हैं, जो गांव स्तर के रोड हैं, वो अंदर जो अंदरूनी रोड है, सीसी रोड वगैरह है, जो छोटे काम है वो सब बचे होंगे, वो तो चलती रहता है, चलता ही रहेगा। एक रोड टूटेगा दूसरा रोड बनेगा। जो बड़ी मांगे थी लगभग हम लोग पूरा कर चुके हैं। सर सारी चीज़ों की बात करते हैं आप, सरकार बात करती है, विकास की है, किसानों की बात होती है, बहुत जगह की बात होती है। युवा वर्ग है सर जो बेरोजगार है, जिनकी बेरोजगारी को दूर करने का भी कहीं ना कहीं 36 बिंदु में वो शामिल था कि आप बेरोजगारी दूर करेंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, रोजगार देंगे। सर 2.5 साल हो गए, कहीं कोई ऐसे इस तरह की खबर नहीं है जिससे बेरोजगारी दूर हो जा सके। उसके लिए युवा वर्ग के लिए क्या आपने किया? बिल्कुल, उसके लिए भी हम लोगों ने किया है। अभी PWD विभाग में जो 12th पास बच्चे थे उनका पंजीयन कराया गया है और उनको हम लोग अभी लगभग 1.5 करोड़ का काम दे भी चुके हैं। प्रतापपुर की बात मैं कर रहा हूँ। सब बेरोजगार बच्चों को पंजीयन कराया गया था, तो उन्होंने टीम बना के पूरा काम बांटा है। करीब 40 के आसपास हमारे यहाँ पंजीयन हुआ था और सभी को काम बांटा गया है। सर तो वो तो एक लिमिट है ना सर, उसमें ग्रामीण अंचल के जो लोग, क्योंकि उस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, एक बहुत लोगों, कितने लोगों को आप काम दे सकते हैं, ये तो आपको भी मानना होगा। बिल्कुल नहीं, तो क्या सोच है सरकार उसके लिए कर ही रही है। अभी जो 16,000 भर्ती हुई शिक्षा कर्मी की, वो भी तो इस योजना का एक मतलब कारण है कि उतने 16,000 लोग आपके शिक्षक जो बेरोजगार थे उनकी भर्ती हुई। पूरी तरह से भी सिलेक्शन का प्रक्रिया चल रहा है, मतलब सिलेक्शन हो गया है, पोस्टिंग नहीं हो पाई एक जगह, चल रहा है प्रक्रिया में। आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम खुले, इसमें हजारों टीचरों की भर्ती हुई। तो आप ऐसा नहीं कर सकते बेरोजगारी के लिए सरकार कुछ नहीं करी। जितनी 15 साल में कभी नहीं हुई तो उतने शिक्षकों की भर्ती हमने 2.5 साल में किया है। बेरोजगारी बहुत हद तक कम हो रहा है, अब आबादी भी बढ़ रही है, उस हिसाब से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि जितने पद हों, खाली हों, और जो विभिन्न विभाग में, कई विभाग में अभी पद फिर से निकले हैं, तो ये सब भरेंगे। तो सर निकलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, ये भी तो एक समस्या है। कई लोगों के तो पैसे खर्च होते हैं, सिर्फ आपको भी बिल्कुल जानकारी कुछ मामले देखिए कोर्ट में भी चल जाते हैं, कोर्ट से स्टे मिल जाता है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो बाधा उत्पन्न हो जाती है बिना कारण के, बिना चाहे भी, उस पर आप, लेकिन वो फिर प्रक्रिया चालू हो ही जाता है, कहीं ना कहीं फिर चालू होता है। ऐसे में समय की बर्बादी होती है सर, डिले होते चला जाता है। बिल्कुल समय की बर्बादी होती है, बच्चे भी मनोबल टूटता है। हम लोग ही मानते हैं। चलिए भाई जो पढ़ा लिखा बच्चा उसको बार बार तंग हो तो निश्चित है उसके दुख होगा ही। आपसे बहुत ही रोचक और ज़बरदस्त बातचीत रहा और आपने अच्छा पक्ष रखा। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह के परिवर्तन और होते हैं, क्या अच्छा कार्य करती है गवर्नमेंट, फिर आपसे चर्चा करेंगे। बहरहाल ये ज़बरदस्त और रोचक बातचीत का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके अपनों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। DD YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे या नए हैं तो कर लीजिए, और करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कुमार जी, आपने हमें वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी शेयर की, साझा किया हमसे, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।